नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश श्रीवास्तव अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले एक वीडियो में मैं आप सभी को टेंस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था टेंस क्या होता है और टेंस के प्रकार कितने होते हैं और उनकी पहचान और उनकी सहायक क्रिया, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज पहला टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आज इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान देंगे। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, अगर कोई भी अगर टेंस से आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूछे या पहचान पूछता है तो आप उसको आसानी के साथ बता सकते हैं। जैसे कि इसके पहले के वीडियो में बताया था आपको कि प्रेजेंट की आइडेंटिटी होती है, हो होता है। प्रेजेंट की आइडेंटिटी जो होती है, हो होता है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख लें, है, हो होता है। और इंडेफिनिट की पहचान हमने आपको बताया था, ता, ती और ते होता है। अब दोनों चीज़ों को जब एक साथ किया गया है तो बोला जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जा रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी जब हम बनाएंगे तो हमारा आपका बन के तैयार हो जाएगा, ता है, ती है, ते है या ता हूं। क्या हो सकता है? ता है, ती है, ते है या ता हूं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होता है, वो होता है ता है, ती है, ते है और ता हूं। इसमें सबसे पहला सेंटेंस आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य की पहचान हम आसानी के साथ करते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य जो होता है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, इसकी पहचान करने के लिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे स्वीकारने की बात हो रही है। स्वीकारात्मक वाक्य में कोई भी कार्य हो उसमें स्वीकार लिया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम को पढ़ने की बात हो रही है। ट्रांसलेशन भाइयों जब भी करते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल में हमको देखना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी आपको बताया गया था जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद आपका आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। फिर उसके बाद हमारा आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जो है हमारा होता है कर्म। इसी रूल पर हमको चलना है। और कुछ बातें हैं जो कि हमको स्मरण यहाँ पर रखना है कि यदि हमारा एक वचन कर्ता है, अब कर्ता की भी मैं बात कर लूँ, कर्ता जो हमारे होते हैं एक वचन होता है और बहुवचन होता है। एक वचन के अंतर्गत हमारा आता है ही, सी, इट और हमारा होता है नेम। ही जो होता है वह, ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है।
वह कि अंग्रेजी ही जो होती है वो पुरुष के लिए प्रयोग होता है, और जो सी होता है, सी का मतलब भी होता है वह, लेकिन यह किसी स्त्री के लिए प्रयोग होता है। इट का मतलब होता है यह, और नेम यानी नाम। नाम में चाहे किसी मेल का नाम हो चाहे फीमेल हो, कहने का मतलब चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, ये सभी के सभी भाइयों ये एक वचन की श्रेणी में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एक वचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं। ये चीजें हमको आपको याद करनी पड़ेगी। हमसे आपसे कोई पूछ भी सकता है कि एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं कि एक वचन कर्ता हमारा ही, सी, इट और नेम होता है। अब बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? बहुवचन कर्ता हमारा जो होता है, पहले इस बात को समझ लेंगे, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे आपका आई, वी, यू और हमारा होता है दे। ये सभी आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम या आप, और दे मतलब होता है वे या उन्होंने। ये सभी बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। आई जो होता है, आई पास्ट कंटीन्यूअस में एक वचन की श्रेणी में इसको रख लिया जाता है। तो कहने का मतलब हमने आपको बताया, एक वचन कर्ता आपका होता है ही, सी, इट और नेम होता है, और बहुवचन कर्ता हमारा जो होता है वह होता है आई, वी, यू और दे। तो अब ये चीजें जब हमको कंठस्थ हो गई, क्लियर हो गई हैं, अब आगे क्या करना है वही चीजें हम आपको बताने चल रहे हैं। यहां पर हमने लिखा था राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पर हम चल रहे हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। आपको यहां पे ध्यान देना है, हमने बताया सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी होती है? कर्ता की अंग्रेजी लिखनी होती है। तो यहां पर भाइयों पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो यहां पर पुस्तक पढ़ने का काम हमारा कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसलिए राम जो है हमारा कर्ता हो गया। अब यहां पर हम राम की अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले हमको कर्ता की अंग्रेजी लिखनी होती है, तो इसलिए हमने यहां पर राम की अंग्रेजी लिख दी। अब कर्ता के बाद क्या लिखना होता है? मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया अक्सर हमारा मोस्टली जो है ज्यादातर वाक्यों के अंत में लिखा होता है। अब मुख्य क्रिया क्या है हमारा? पढ़ना। पढ़ना को अंग्रेजी में बोलते हैं रीड। अब कर्ता और मुख्य क्रिया दो चीजों को लिखने के बाद हमको थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है कि देखना है कि ये जो हमारा कर्ता लिखा गया है यह एक वचन में है कि बहुवचन में है। जब कर्ता हमारा एक वचन में रहेगा, ध्यान देना यहां पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इधर। कहने का मतलब मेरा यह है कि राम जो है एक वचन है। यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो भाइयों हम मुख्य क्रिया में यस अथवा ईएस लगा देंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। तो कहने का मतलब राम हमारा एक वचन है, तो एक वचन में हम क्या करेंगे? यस या ईएस लगा देंगे। चूंकि रीड के साथ हमारा यस लगेगा तो यहां पर हो गया राम रीड्स, क्या पढ़ता है? पुस्तक। राम रीड्स द बुक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं, वे रात में अखबार पढ़ते हैं। वे रात में अखबार पढ़ते हैं। तो हमने पहले बताया था कि इसी नियम पर हमें आपको चलना है। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी होती है? कर्ता की अंग्रेजी लिखनी होती है। रात में अखबार पढ़ने का काम कौन करता है? इससे मालूम हो गया, वाक्य में कौन रखने से तुरंत हमको जो है कर्ता है पता हो जाता है। यहाँ पे कर्ता हो गया आपका वे, तो हम यहाँ पर वे की अंग्रेजी लिख देंगे। वे की अंग्रेजी क्या होता है? दे होता है। अब कर्ता हो गया। अब कर्ता के बाद मुख्य क्रिया क्या है आपका? पढ़ते हैं। तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड होता है। तो हमने आपको पहले बताया था कि कर्ता की अंग्रेजी लिखिए
और उसके बाद मुख्य क्रिया की अंग्रेजी लिखिए। कर्ता और मुख्य क्रिया की अंग्रेजी लिखने के बाद अभी हमको रुकना है, यहाँ पर देखना है कि ये हमारा जो कर्ता होता है वह एक वचन में है कि बहुवचन में है। यदि कर्ता एक वचन में होता है तो यहाँ पर यस या यस लग जाता है। यदि हमारा कर्ता वही बहुवचन में होता है तो हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो उसमें यस अथवा यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो हमारा वे लिखा गया है वे बहुवचन की श्रेणी में आता है, इसलिए हम यहाँ पर रीड ही लिखेंगे, यहाँ पर यस का प्रयोग नहीं करेंगे। भाइयों यहीं पे ध्यान देना है कि जब कर्ता हमारा एक वचन में है तो मुख्य क्रिया में यस अथवा यस का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता बहुवचन में है तब उसमें यस अथवा यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हो गया दे रीड, यानी वे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अब उसको लिखना है। पढ़ते हैं अखबार, अखबार की अंग्रेजी होती है न्यूज़पेपर। कब पढ़ते हैं, रात में, तो हो जाएगा इन द नाइट हो गया। देखिए कितनी सरलता से ट्रांसलेशन अपने आप होता चला जा रहा है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी एक दो उदाहरण के माध्यम से हम और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। माया और राधा, माया और राधा कपड़े सिलती है। माया और राधा कपड़े सिलती हैं। अब यहां पे देखिए माया और राधा यहां पे एक ही काम कर रही हैं। यहां पे यदि होता माया राधा के कपड़े सिलती है तब यहां पर कंडीशन दूसरी हो जाती। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, माया राधा के कपड़े सिलती है। अब दोनों कंडीशन में क्या होता है इसको हम आसानी से देख लें। अब बात आती है माया और राधा कपड़े सिलती हैं। यहां पर भाइयों देखिए क्रिया तो एक ही है, दोनों लोग मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं, तो यानी माया एंड राधा दोनों कर्ता एक ही काम कर रहे हैं, तो माया और राधा दोनों की अंग्रेजी साथ लिखी जाएगी। अब यहां हो जाएगा माया और की अंग्रेजी होती है एंड, और राधा की अंग्रेजी क्या हो जाएगा RADHA। माया एंड राधा हो गया, क्या करती हैं, सिलती हैं। चूंकि मुख्य क्रिया हमारा क्या है, माया एंड राधा दोनों कर्ता हो गए, और मुख्य क्रिया क्या है हमारा सिलना, तो सिलना का अंग्रेजी होता है सिव। अब यहां पर अगर सिर्फ माया कपड़े सिलती तो यहां पर हम यस अथवा यस लगा देते, और यहां पर दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों नाम है, इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों नाम है, लेकिन जब एक से जब दो लोग हो जाते हैं तो हमारा वो प्लूरल हो जाता है, यानी बहुवचन हो जाता है। यानी ये आपके सिंगुलर नाउन ना होकर के ये आपके क्या है, प्लूरल नाउन है। तो इसलिए हमको यहाँ पर माया एंड राधा दो लोग हो गए, यानी ये बहुवचन करता हो गया, इसलिए हम यहाँ पर यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब माया एंड राधा सेव क्या सिलती हैं भाइयों, कपड़े, कपड़े का अंग्रेजी हो जाएगा क्लॉथ। ये हो गया आपका। दूसरा स्टेप है माया राधा के कपड़े सिलती है। अब दूसरे स्टेप में आते हैं, माया राधा के कपड़े सिलती है। अब यहां पर भाइयों देखिए अब एक ही काम तो हो रहा है लेकिन करने वाला कोई एक है। अब उसको देखना है कौन किसका काम कर रहा है। अब देखना है माया राधा के कपड़े सिल रही है कि राधा माया के कपड़े सिल रही है। यहां पर काम सिर्फ माया कर रही है, इसलिए हम कर्ता रखेंगे माया को। यहां पे माया हमारा क्या हो गई, कर्ता हो गई। अब मुख्य क्रिया क्या है, सिलती है, यानी सिलना, तो सिलना का अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा सिव। तो इसमें हम क्या कर देंगे, यस लगा देंगे। क्यों यस लगेगा, क्योंकि माया हमारा एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ हम मुख्य क्रिया में यस या यस लगाते हैं, आपको भाइयों पहले हमने बताया। और यहां पर यस या यस नहीं लगाएंगे तुरंत हमारा सेंटेंस जो है गलत मान लिया जाएगा। यही बातों को यहां पे ध्यान में रखना है। माया सिव्स, क्या सिलती है, कपड़े, कपड़े का अंग्रेजी क्या हो जाएगा क्लॉथ्स। किसके सिलती है, राधा के, ऑफ द राधा।
ऑफ राधा कर लीजिए, माया सेज क्लॉथ ऑफ राधा। यहाँ पर अगर आप नहीं भी लिखा जाता फिर भी सेंटेंस के तहत इसको हम लोग ले सकते हैं, माया सेज क्लॉथ राधा, लेकिन यहाँ पे ऑफ हमको लिख देंगे तो और भी थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो माया सेज क्लॉथ ऑफ राधा। अब एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। आप झूठ बोलते हैं। अब इसको समझना है, यहां पर कर्ता हमारा है आप। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर झूठ बोलने का काम आप कर रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, आपकी अंग्रेजी यू हो गई। बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? टेल होता है। स्पीक भी लोग लिखते हैं, स्पीक भी होता है, तो झूठ बोलना का टेल ए लाई लिखा जाता है। टेल झूठ का होता है लाई। ये हो गया आराम से, यू टेल लाई। अब कहने का मतलब यू हमारा बहुवचन है, इसलिए हमने मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं किया है। अगर इसके जगह पे कोई एक वचन करता होता तो हम यहाँ पे टेल न लिख करके हम टेल से करते। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। विनोद अपना पाठ याद करता है। विनोद अपना पाठ याद करता है। यहाँ पर भाइयों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें आपको यहाँ पर समझना होगा। ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू और हमारा है आपका दे। हमने आपको बताया कि एक वचन जो करता होता है, एक वचन ही, सी, इट, नेम होते हैं, बहुवचन आई, वी, यू, दे होता है। अब कहने का मतलब भाइयों हमारा ये है कि यहाँ पर अपना शब्द आया है। अपना शब्द की अंग्रेजी एक ही नहीं होती है, अपना शब्द की अंग्रेजी कई होते हैं। अपना शब्द की अंग्रेजी हम कर्ता के अनुसार लिखते हैं। यदि कर्ता हमारा ही है तो यहाँ पर अपना का अंग्रेजी हम हिज लिख देंगे। कर्ता यदि हमारा सी है तो हम अपना का अंग्रेजी हर लिख देंगे। कर्ता यदि हमारा इट है तो हम यहाँ पर इट्स कर सकते हैं। और नेम में अगर आ गए, नेम यदि पुरुष का नाम है तो वहां पर अपना का अंग्रेजी हम हिज लिखेंगे। अगर किसी महिला का नाम है तो वहां पर अपना का अंग्रेजी हर लिखेंगे। अब कर्ता यदि आई है तो अपना का अंग्रेजी यहाँ पर माई हो जाएगा। अब कर्ता अगर वी है तो अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। यदि कर्ता हमारा आपका यू है तो अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। कर्ता यदि हमारा दे है तो अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखना होगा, इसलिए यदि ये चीजें हमें आपको पता नहीं रहेंगी तो बार बार हम अपना शब्द की अंग्रेजी लिखने में गलतियां करेंगे और वही गलतियां सेंटेंस को गलत कर देगा। अब यहां पर देखते हैं, विनोद अपना पाठ याद करता है। अपना पाठ कौन याद करता है, विनोद याद करता है। इसका मतलब कर्ता हमें पता हो गया, विनोद। याद करना मुख्य क्रिया है, तो याद करना का होता है लर्न। याद करना का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है। अब भाइयों विनोद जो है एक वचन है कि बहुवचन है, विनोद हमारा एक वचन है। जब विनोद एक वचन है तो मुख्य क्रिया में हम लगाते हैं यस अथवा ईएस लगाते हैं, तो विनोद लर्न्स हो जाएगा। अब अपना पाठ की अंग्रेजी लिखनी है। अब अपना का अंग्रेजी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये चीजें हमें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी ये चीजें सरल हो पाएंगी, नहीं तो दिक्कत होगी। अब अपना का अंग्रेजी मैंने बताया भाइयों कर्ता के अनुसार लिखा जाता है। विनोद ये पुरुष जात का बोध करा रहा है, इसलिए अपना का अंग्रेजी हम यहाँ पर हिज लिखेंगे और पाठ को अंग्रेजी में बोला जाता है लेसन। ये ट्रांसलेशन आपका हो गया। अब जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं।
और इसको आसानी के साथ हमें आपको समझना है। मैंने पहले ही आपको बता करके रखा था कि हम ये सारी चीज़ें एक रूल के तहत इसको समझ करके पढ़ेंगे, इसको रटेंगे नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में सेंटेंस होते हैं। हम कितने सेंटेंस को लर्न करेंगे, याद रखेंगे। इसलिए हमें आपको रटना नहीं है, इस सारी चीज़ों को पढ़ना है। हाँ, पढ़ाने में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने मेरी कमी को आप ज़रूर बताइएगा। मैं उस कमी को सुधारने का प्रयास करूँगा। यदि आपको भाइयों वीडियो पसंद आता हो तो आप लाइक करना नहीं भूलेंगे। अब बात आती है अगले सेंटेंस की। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पे। ये पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये टेंस अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बाकी 11 के जो टेंस हैं आपको समझने में, करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, वो आपको और सरल होता चला जाएगा। तो इसलिए आज के वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि एक टेंस में अच्छे से कंप्लीट करा दे रहा हूँ। बाकी अगली वीडियो में आपको 1 या 2 या हो सकता है उससे भी ज़्यादा 3 टेंसों को एक साथ कंप्लीट कराते हुए चलेंगे, जिससे कि आप सरलतापूर्वक उसको देखते चलें। अब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हमारा नकारात्मक वाक्य। इसको निषेधात्मक वाक्य के नाम से भी यह जाना जाता है। तो नकारात्मक वाक्य का मेरे भाइयों नियम होता है, सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया, तब मैं लिखता हूं मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद बात आती है कर्म की। देखिए, सेंटेंस के आधार पर जो हमारा रूल होता है उस रूल को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो रूल होता है लगभग सारे टेंसों में वही होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारा रूल क्या होता है, सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपका होता है मेन वर्ब, लास्ट में आपका होता है ऑब्जेक्ट। इसी रूल पर आते हैं। आपको भाइयों बताया गया था कि इस टेंस की आइडेंटिटी तो बता ही दिया गया है, ता है, ती है, ते है होता है, और सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब आपको यह भी बताया गया है डू और डज होता है। इसमें ध्यान में रखना है कि एक वचन कर्ता हमारा जो होता है, एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, और हमारा जो बहुवचन कर्ता होता है उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। इस बात को आपको नहीं भूलना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, एक वचन हमारा कर्ता होता है उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, और हमारा जो बहुवचन कर्ता होता है उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता हमने लिखा था, एक बार आपको बताया भी, ही, सी, इट और नेम। ये भाइयों हमारे एक वचन होते हैं। इन सभी के साथ हमको क्या लगाना है, डज। और आपका आता है आई, वी, यू और दे। ये हमारे आते हैं बहुवचन की श्रेणी में, इनको हम लिखेंगे डू। यानी ये एक वचन हो गए, इनके साथ नेगेटिव सेंटेंस में हमको डज नॉट का प्रयोग कर देना है, और आई, वी, यू, दे के साथ ये बहुवचन में आते हैं, इनके साथ हमको क्या लगा देना है, डू नॉट लगा देना है। तो चलिए आते हैं इस टॉपिक पर। पहला है, वह चाय नहीं पीता है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आना ही आना है। बिना नहीं शब्द के हम नेगेटिव सेंटेंस को नहीं कह सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा है। यानी नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द आना ही आना है। नहीं शब्द के साथ साथ कभी शब्द जुड़ जाता है, तो अभी वो भी चीजें मैं बता रहा हूं। पहले इसको हम आप समझ लें कि वह चाय नहीं पीता है। तो भाइयों हमने बताया सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी होती, कर्ता की। कर्ता की अंग्रेजी दो होता है,
वह भी बताए थे और सी भी बताए थे, यानी ही भी बताए थे और सी भी बताए थे। जब पुरुष जात का बोध होता है तो हम ही का अंग्रेजी लिखते हैं, जब स्त्री जात का बोध होता है तो सी लिखते हैं। वह चाय नहीं पीता है, अब यहाँ पे क्या है, वह चाय नहीं पीता है तो इसका मतलब क्या है, इसमें पुरुष जात का बोध हो रहा है, वह चाय नहीं पीता। अगर यही होता वह चाय नहीं पीती है, तब यह स्त्री जात का बोध होता। इसलिए जब इसमें पुरुष जात का बोध हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। अब भाइयों यहाँ पर रुकना है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप कर्ता लिखने के बाद आपको रुकना है। कर्ता लिखने के बाद आपको सोचना है, देखना है कि हमारा ये जो कर्ता लिखा गया है एक वचन में आता है कि बहुवचन में आता है। हमने पहले ये लिख दिया है और बता भी दिया है, ही सी इट और नेम जो है ये हमेशा एक वचन में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। और नहीं शब्द आया है तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो हो गया ही डज नॉट। पीना का अंग्रेजी ड्रिंक भी लिख सकते हैं, टेक भी लिख सकते हैं, हम दोनों लिख दे रहे हैं, चाहे आप ड्रिंक लिख लो चाहे टेक लिख लो। अब चाय को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, टी। बस आपका कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस। दूसरा है आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं। आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं, इसमें कर्ता हमारा हो गया आप, कभी नहीं यानी नेवर हो गया। कभी नहीं का अंग्रेजी आपको यहाँ पर नेवर लिखना है, ध्यान में रखना है। कभी नहीं शब्द की अंग्रेजी जो होती है वो होता है नेवर। भाइयों एक चीज और ध्यान में रखना है, जब नेवर का प्रयोग हो जाता है तो वहां पर सहायक क्रिया आप न तो डू का प्रयोग करेंगे और ना ही डज का प्रयोग करेंगे। हाँ, कहीं कहीं जब कर्ता हमारा एक वचन में होता है तो आप डू और डज का प्रयोग न करके वहां पर मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग कर सकते हैं, जब हमारा कर्ता एक वचन में होगा तब। अब आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं, कर्ता हमारा क्या है, यू। अब हमने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में जब कर्ता मालूम हो जाए उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन जब कभी नहीं शब्द आता है तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, तो वहां पर कभी नहीं से ही काम चलाते हैं। कभी नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाता है, नेवर हो जाता है। यू नेवर हो गया। और झूठ बोलना का अभी थोड़ी देर पहले मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, झूठ बोलना का अंग्रेजी होता है टेल अ लाई होता है। बस आपका ये भी सेंटेंस क्लियर हो गया। दूसरा और भी देख लीजिए, रीना और राजू घर पर शतरंज खेलते हैं। शतरंज नहीं खेलते हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, शतरंज नहीं खेलते हैं। आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं एक बार बता दे रहा हूं। रीना और राजू घर पर शतरंज नहीं खेलते हैं। अब यहां पर भाइयों देखिए, यहां पर मुख्य क्रिया है खेलना, लेकिन खेलने का काम जो है रीना और राजू दोनों कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर कर्ता हमारा रीना और राजू दोनों हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे रीना एंड राजू। रीना एंड राजू, नहीं शब्द आया है, कभी नहीं तो आया नहीं है, सिर्फ नहीं शब्द आया है, तो इसलिए देखना है कि रीना एंड राजू ये एक वचन की श्रेणी में आएंगे कि बहुवचन की श्रेणी में आएंगे। देखिए जब दो नाम आ जाता है एक साथ तो बहुवचन की श्रेणी में आता है, तो इसलिए बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। यही चीज तो हमको ध्यान में रखना है। यदि एक वचन करता है तो डज नॉट लगाना है, बहुवचन करता है तो डू नॉट लगाना है। तो रीना एंड राजू डू नॉट, खेलना का भाइयों क्या होता है अंग्रेजी, प्ले। प्ले हो गया। क्या खेलते हैं, शतरंज। शतरंज को इंग्लिश में बोलते हैं चेस। चेस हो गया। कहां पे खेलते हैं, घर पर, यहां पे हो जाएगा एट होम हो जाएगा।
इसमें किसी को अगर दिक्कत हो, समझ में आ रही हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो परेशानियों को दूर किया जाएगा। और जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, आप लोगों को सरलता के साथ अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएं। आप लोगों को नोट करना तो इसको आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त मिल जा रहा है आप लोगों को जो है नोट करने के लिए, पढ़ने के लिए भी। अब आते हैं अगले स्टेप पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। हमारे जितने भी टेंस होते हैं, सारे टेंसों में हम 3 ही प्रकार के सेंटेंस को पढ़ते हैं। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इस टेंस का लास्ट स्टेप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्न जब किया जाता है तो उसके भी रूल क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा सेंटेंस को लिख दें, उसके आधार पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको, जिससे कि समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे वह घर पर क्यों टहलता है? दूसरा, चलिए हम यहाँ पर पहले स्टेप की बात कर रहे हैं, क्या वह घर पर टहलता है? अब उसी को हम थोड़ा सा घुमा फिरा दे रहे हैं, वह घर पर क्यों टहलता है? सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्या वह घर पर टहलता है? भाइयों देखिए, जब सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या शब्द पहले आता है तो आप भूल जाइए कि क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है। तो क्या की अंग्रेजी हमको लिखना ही नहीं है, आपको पता ही है कि क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न करने वाले शब्द जब शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम यहाँ पर नहीं लिखते। जैसे आपका यहाँ पे क्या आ गया तो क्या की अंग्रेजी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। तो नियम क्या है, सबसे पहले हमको सहायक क्रिया लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है कर्ता, फिर आपको लिखना है मुख्य क्रिया, फिर आपको लिखना है कर्म। यदि वाक्य में क्या क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ इसमें अगर नहीं शब्द भी आ गया तो आप जान लीजिए फिर आपको कर्ता के बाद नहीं की अंग्रेजी लिखनी है। पहले ये जो पहला वाला सेंटेंस दिया गया है इसको हम समझ लें, क्या वह घर पर टहलता है? तो हमने बताया भाइयों कि क्या की अंग्रेजी हमको नहीं लिखनी है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया लिखना है। और सहायक क्रिया तब लिखेंगे जब हमको कर्ता मालूम हो। अब कर्ता इसमें हम पता कर लें, क्या वह घर पर टहलता है, तो यानी टहलने की बात किसकी की जा रही है? वह की जा रही है। तो इसलिए तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही होता है। अब ही हमारा एक वचन में आता है कि बहुवचन में आता है? ही हमारा एक वचन में आता है। तो आपको पहले ही बताया गया है, ही यानी एक वचन के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। यानी क्या शब्द जब पहले आता है तो हम सहायक क्रिया को पहले ही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डज ही, यानी क्या वह हो गया, ठीक है। मुख्य क्रिया क्या है आपका? टहलना। तो यहाँ पर टहलना का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? वॉक। डज ही वॉक। अब घर पर, भाइयों एक चीज और ध्यान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी यस अथवा ईएस का प्रयोग होता ही नहीं है। तो यानी कर्ता चाहे कोई भी हो, चाहे एक वचन करता हो हमारा, चाहे बहुवचन करता हो, दोनों स्थितियों में हमें कभी भी मतलब जो है डू या डज के साथ साथ इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। तो डज ही वॉक घर पर, तो हो जाएगा एट होम हो जाएगा।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगता है, इनको नहीं भूलना है हमें आपको। अब दूसरा है वह घर पर क्यों टहलता है। अब दूसरी स्टेप आ गई। दूसरी स्टेप में क्या होता है, जब वही क्वेश्चन करने वाला वर्ड यानी प्रश्न करने वाला शब्द जब पहले न आकर के वाक्य में कहीं भी आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, कहीं भी आ जाए, जब क्वेश्चन करने वाला शब्द प्रश्न करने वाला शब्द बीच में आए तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। कहीं भी आता है, पहले ना आकर के वाक्य में कहीं भी आ जाए तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। यहां पे क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होता है। अब आ जाएंगे फिर इसी वाले रूल पर। भाइयों इस चीज और ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी कर्ता पहले नहीं लिखा जाता है, उसके पहले ही सहायक क्रिया लिखी जाती है और उसके पहले क्वेश्चन वर्ड जो आता है उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। इस चीज को नहीं भूलना है। इंट्रोगेटिव में हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी कर्ता के बाद सहायक क्रिया नहीं लिखी जाती है। कर्ता के बाद सहायक क्रिया अफर्मेटिव में लिखा जाता है और नेगेटिव सेंटेंस में लिखा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर्ता के पहले सहायक क्रिया लिखी जाती है, यानी सहायक क्रिया के बाद कर्ता रहता है। अब यहां पर भी देखिए कर्ता आपका क्या है, वह। तो क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा है और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, वह की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। हमने बताया कि इस नियम पर चले आएंगे। तो इसमें क्या लिखा है, पहले सहायक क्रिया लिखी है तो हम भी यहां पर सहायक क्रिया को लिखेंगे क्योंकि कर्ता वह ही है, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे, डज। मान लीजिए अगर कर्ता वह की जगह अगर हम कह दें कि वे घर पर क्यों टहलते हैं, वे घर पर क्यों टहलते हैं। देखिए थोड़ा सा यहां पर मैटर चेंज हो गया। अब कर्ता आपका वह की जगह क्या हो गया, वे हो गया और वे के अनुसार यहां पे सहायक क्रिया लिखी जाएगी। वे हमारा क्या है, बहुवचन है क्योंकि वह की अंग्रेजी क्या होती है, दे होता है। वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। दे के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है, डू लगता है। तो इसलिए अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। अब तुरंत क्या लिखा जाएगा, कर्ता हमारा हो जाएगा दे। वाई डू दे। देखिए हमने पहले ही बताया कर्ता के पहले ही आपकी सहायक क्रिया रहती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए हमने कर्ता लिखा है, उसके पहले सहायक क्रिया लिखी है और उसके पहले जो है क्वेश्चन वर्ड लिखा है। तो वाई डू दे हो गया। अब मुख्य क्रिया क्या है, टहलना। टहलना का अंग्रेजी क्या होता है, वॉक होता है। कहां टहलते हैं भैया, घर पर, एट होम हो गया। अब इसी वाक्य में यदि नहीं शब्द आ जाए, मैं नहीं रख दे रहा हूं, क्या वह घर पर नहीं टहलता है। मैंने आपको पहले ही बताया नहीं शब्द की अंग्रेजी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद ही लिखी जाती है। तो कर्ता हमारा कहां है, यहां है, डज ही। अब यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। दूसरे में आप देख लीजिए, वे घर पर क्यों नहीं टहलते हैं। इसमें भी मान लीजिए अगर नहीं शब्द ला दें तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले बता रखा है आपको कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द की अंग्रेजी हमेशा कर्ता के जस्ट तुरंत बाद लिखी गई होती है। तो यहाँ पर वे घर पर क्यों नहीं टहलते हैं, तो यहाँ पर नहीं की अंग्रेजी कहाँ लिखनी पड़ेगी, व्हाई डू दे। क्योंकि कर्ता हमारा दे है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। ये हमारा जो है पहला टेंस कंप्लीट होता है। मैं कुछ वर्क आपको दे रहा हूँ घर पर करने के लिए होमवर्क के तहत, आप इसको जरूर करेंगे और जो समस्या रहती है आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। उन कमियों को पूरा करने का हम सभी लोग प्रयास करेंगे। पहला है सुरेश सड़क पर गाना गाता है। दूसरा है विनोद भोर में कभी नहीं जगता है।
अगला है वे मैदान में क्यों नहीं खेलते हैं। अगला है आपका रामेंद्र क्रिकेट कब खेलता है। अगला है हम सभी एक साथ विद्यालय जाते हैं। एक मैं और दे रहा हूं, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में निकलता है। ये 6 वाक्य दिए गए हैं। कुछ इसमें अफर्मेटिव से भी हैं, कुछ नेगेटिव से भी हैं और कुछ आपके जो है इंट्रोगेटिव से हैं। तो कहने का मतलब ये 6 वाक्य दिए गए हैं, ये 6 वाक्य को आपको करना है और जो वाक्य में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रयास कीजिएगा कि मैं उनको बताऊंगा। और 6 वाक्य आप लोगों को करना है और फिर भी मैं जब अगली वीडियो में आऊँगा अगले टेंस के साथ तो एक बार मैं इसको इस बोर्ड पर पहले बता दूंगा, फिर उसके बाद जो है अगला टेंस जो है बताऊंगा। धन्यवाद।